This conference will now be recorded. सवाल ये है, ये सब तो जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो ठीक है, बट हम सिविल सर्विस की तैयारी करते क्यों हैं? सिविल सर्वेंट बनने के लिए। सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है? सिविल सर्वेंट के दो तरीके के जनरल काम होते हैं, काम तो बहुत होते हैं। पहला है पब्लिक पॉलिसी बनाना और दूसरा है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो भी जैसे आपने अभी देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या कोई और पॉलिसी, तो पहला काम है पब्लिक पॉलिसी बनाना और दूसरा काम है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये जो पब्लिक पॉलिसी बनती है या जो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, उसके पीछे के गाइडिंग फैक्टर्स क्या होंगे या किन प्रिंसिपल्स से वो गाइड होगी पब्लिक पॉलिसी? कौन से ऐसे मिनिमम वैल्यूज हैं या मिनिमम ईथोस हैं जिन्हें हमें अपहोल्ड करना है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है और उस पार्ट 4 में इन्होंने दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपने नाम में ही सब कुछ कह देता है कि स्टेट जो पॉलिसी बनाएगा वो पॉलिसी किन प्रिंसिपल्स पर बनाएगा, इसके लिए डायरेक्शन देते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट जो पॉलिसी बनाएगा वो किन प्रिंसिपल्स पर बनाएगा, उसके लिए डायरेक्शन देते हैं ये डीपीएसपी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का हिस्सा है। तो मान लीजिए कि हम जो है वो मेंस में कोई सवाल लिख रहे हैं या हम मेंस में किसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा कर रहे हैं या हम नेशनल विमेन पॉलिसी की या चाइल्ड पॉलिसी पर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी और नेशनल वुमेन पॉलिसी जो है वो कितनी ठीक है, कैसी होनी चाहिए। या हमसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि आप किसी चीज पर पॉलिसी को प्रपोज करिए कि इसके 4 या 5 या 6 या 8 पॉइंट्स क्या होने चाहिए। कुछ भी ऐसा अगर हम कर रहे हो तो हमारी सोच और हमारा जो आंसर है वो स्टेट की पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं अगर वहां से गाइड होंगे, तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने अपने आंसर की शुरुआत वहां से कर दी या अगर कंटेक्स्ट वैसा है और आपने अपने क्वेश्चन का एंड वहां से करा, तो पर क्वेश्चन आप ये मान के चलो आधे से 1 नंबर का डिफरेंस आने लगता है। पर क्वेश्चन आधे से 1 नंबर का डिफरेंस आने लगता है। पूजा पेपर देखे पिछले साल वाले, कितने सवाल आते हैं? हाँ सर, मैंने देखे थे, काफी आते हैं। जवाब देखो, इससे एकदम पता चल जाता है कि पेपर ऐसे बस देख के हटा दिया। काफी नहीं आते हैं, 20 आते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं 10 गिनने नहीं बैठी। 20 सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है। पेपर को अच्छे से देखा करो। 10 सवाल आते हैं। आजकल फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले 10 सवाल होते हैं 10 नंबरों के, दूसरे 10 सवाल होते हैं 15 नंबर। ठीक है, पहले 10 मार्कर होते हैं, दूसरे 15 मार्कर होते हैं। पहले में 150 वर्ड लिखने होते हैं, दूसरे में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, और टोटल 20 सवाल होते हैं। अब आप एक छोटा सा चीज सोचो, अगर 20 सवालों में हमको पर क्वेश्चन आधा आधा नंबर मिल रहा है, तो जनरली हमारे 4 पेपर मिला के 40 नंबर हो जाते हैं। और हमारा ऑप्शनल अगर पॉल साइंस है तो उसमें भी चूंकि यही सारी चीजें हैं, तो वहां पे हमारे 20 नंबर हो जाते हैं। 60 नंबर का डिफरेंस आपकी जिंदगी डिसाइड कर देता है। आप मतलब अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है, 200-300 है, तो 60 नंबर जो होते हैं वो 200 रैंक की जंप दे देते हैं आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शक्तिमान में कहते थे ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये वो वाली चीजें हैं कि जिनको जनता बहुत बार मिस कर जाती है। ठीक है,
तो पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं ये काम करते हैं, और हम इनको अभी आप देखेंगे इनका स्कोप इतना वाइड है। सर जो आपने बोला कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, सर ये कौन से वाले एग्जाम में होते हैं? GS1 GS2 किस में आता है ये? GS 1 2 3 तीनों में। ओके सर। भाई देखो सिलेबस ऐसा है कि GS 1 में आपके इंडियन सोसाइटी और वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें भी ये काम आना है। GS 2 में ये पूरा पूरा काम आना है। GS 3 में एग्रीकल्चर है, वहां ये काम आना है। GS 3 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, वहां ये काम आना है। GS 3 में साइंस और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है, वहां पर ये काम आना है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब भूत जिसको कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, ये सारी समस्याओं का हल है। ठीक है, खैर तो आर्टिकल 36 से शुरू करते हैं। In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as part 3. State की परिभाषा क्या है इन्होंने 36 में ये बता के रखा है। क्योंकि मैंने अभी आपको पार्ट 3 पढ़ाया नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी बॉडीज, ये सारे जो है वो आपके स्टेट के अंदर में आते हैं। ठीक है, उनका लेजिस्लेचर हो गया, उनका मतलब आप जो देखते हैं कि विधानसभा है और उनके जो मंत्री वगैरह हैं, मिनिस्टर्स वगैरह है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारे स्टेट के अंदर आते हैं। वो हम जब और डिटेल में पॉलिटी करेंगे तब पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं मेन 36 से। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो application of the principles contained in this part. पहली चीज क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be duty of the state to apply these rules in making laws. अब यहाँ दो हिस्से हैं इस आर्टिकल। पहला तो ये है कि ये स्टेट की ड्यूटी होगी। एक बात बताओ, जब हम कहते हैं ड्यूटी, तो कई बार मतलब ड्यूटी इज वन थिंग विच इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ये बात समझ में आती है ना? मतलब माता पिता की सेवा करना आपकी ड्यूटी है, मतलब देश के लिए कुछ करना आपकी ड्यूटी है, राइट? बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर। ठीक है, तो स्टेट से ये एक्सपेक्टेड था कि स्टेट्स इन प्रिंसिपल्स को, कि सबको जस्टिस मिलेगा, सबको फ्री लीगल एड मिलेगी, ठीक है, देयर वुड बी इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है, या आप और नीचे आएंगे तो जो है वो आपके सभी के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, और आप और नीचे आएंगे तो क्या कह रहे हैं कि सबके न्यूट्रिशन की व्यवस्था की जाएगी। कहाँ गया? सभी के न्यूट्रिशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि ये स्टेट की ड्यूटी होगी। मतलब मान लीजिए कि कोई स्टेट जो है वो ऐसी पॉलिसीज को बनाने में फेल हो जाता है, कोई स्टेट अपने यहाँ पर फ्री लीगल एड नहीं दे पा रहा है, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जस्टिस नहीं दे पा रहा है,
तो उस केस में आप उस स्टेट के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते ये बोल करके कि भैया ये तो हमारे यहाँ पर जो डीपीएसपी है उनका वायलेशन कर रहे हैं। तो यानी कि डीपीएसपी जस्टिफिकेबल नहीं है। डीपीएसपी को अगर स्टेट ना माने तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि जब डीपीएसपी को ना माने और उसके बाद हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जब हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो इसको डालने का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का मतलब क्या है? देखो 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारे पास में रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देते कि सारे स्टेट्स के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो इस तरह की पॉलिसीज को बनाए। क्योंकि अभी अभी तो आप ये पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली में बहुत यूटोपियन तो नहीं कहना चाहिए, बट बहुत मतलब हाई मोरल ग्राउंड क्लेम करता है। बहुत बहुत प्रिंसिपली जो है वो बहुत हाईली बेस्ड है। ये कहता है फ्री एजुकेशन दे दो, ये कहता है सारे लोगों को न्यूट्रिशन दे दो, सबको लिविंग वेज दे दो, सारे जो लोग ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हैं या एल्डरलीज हैं जो काम नहीं कर सकते तो उनको कोई आप हेल्प दे दो। ठीक है। अब 47 में इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज तो थे नहीं कि वो ये करते। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई इस पार्ट में जो भी लिखा हुआ है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यानी कि उसको इन्फोर्स कराने के लिए या अगर स्टेट वो नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि ये जो है ये है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसको डायरेक्शंस है? तो स्टेट को डायरेक्शंस है। और हम कौन होने वाले हैं आगे जाकर के? हम भी स्टेट के हिस्से होने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी इज एन आर्म ऑफ स्टेट। तो इसलिए हमें ये पढ़ना है क्योंकि इवेंचुअली हम ही स्टेट बनेंगे, हम ही पॉलिसी बनाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम गाइड हों। ठीक है। तो 37 का पहला पार्ट ये है कि ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि इन प्रोविजंस को अगर स्टेट ना मान रहा हो तो स्टेट के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले। हाँ सर, समझ आ गई ये बात। ठीक ठीक, कल्याणी जी ठीक है। ठीक। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि अगर हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां पर गवर्नेंस प्रो पीपल हो, जहां पॉलिसीज ऐसी हो कि वो लोगों के वेलफेयर से लोगों उनका एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों का वेलफेयर हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि हम जिस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं वो हम अचीव तभी कर पाएंगे जब सारी पब्लिक पॉलिसीज एंड ऑफ द डे
लोगों का वेलफेयर करनी होगी। और चूंकि उनको ये भी मालूम था कि आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आज हम इसको इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनको एक भरोसा था कि आज के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद हमारा जो कॉमन जनता है हमारी, वो कॉमन जनता जो है वो इस चीज को समझेगी कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, और जब हमारी कॉमन जनता ये समझेगी कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तो उस केस में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को पढ़ेगी। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वो वोट किस पार्टी को देंगे, या 5 साल बाद वो किसे जिताएंगे, उस पार्टी को जिताएंगे जिसके बारे में उन्हें ये फीलिंग होगी कि इसने डीपीएसपीस को या इसकी पॉलिसीज में इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया गया है। मैंने एक बहुत छोटी सी बात बोली है, मैंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास चूंकि ये कंस्ट्रेंट था कि वहां पर रिसोर्सेज की कमी है उस समय हमारे देश में, तो इन्होंने इसको मैंडेटरी नहीं किया, इस चीज को इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया। बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ये थी कि कुछ सालों बाद लोग हमारे इतने पढ़ लिख जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की कम से कम ये चीजें उनको पता होंगी, तो उनका जो वोटिंग बिहेवियर होगा वो इस चीज से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से गाइडेड होगा। और जब उनका वोटिंग बिहेवियर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से गाइडेड होगा, तो हमें इसको कोर्ट में ले जाने की या किसी चीज को जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर लोग ही ये सोच करके वोट करेंगे कि यार तुमने देखो डीपीएसपी के हिसाब से काम नहीं किया, या तुमने जो है इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से पॉलिसीज नहीं बनाई, तो पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल कंपटीशन होगा कि भाई हाँ हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज डीपीएसपी ड्रिवन हो। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। बाकी लोग अब यहां पर एक बड़ी छोटी सी चीज है, क्या ये एक बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताता है, और वो क्या, वो ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेबलिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। हम हर चीज को फोर्स से नहीं कराते। हमारे संविधान के बनाने वालों को हमारे देश की जनता पर और उसको जिस तरह से एजुकेट किया जाएगा उस पर बड़ा भरोसा रहा होगा। तो उन्होंने बहुत सारी, अभी आप पता बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर उनके दिमाग में ये था कि अभी इस चीज के लिए उचित समय नहीं है, जब हमारे देश की जनता मैच्योर हो जाएगी, थोड़ा पढ़ लिख लेगी, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को जान लेगी, तब हम इस चीज को करेंगे। मतलब दे पुट देयर फेथ ऑन द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? तो वी द पीपल। और ये जो बात है कि द प्रिंसिपल्स देयर लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये बात इस तरह से ही क्यों लिखी है कि दे वुड बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जिससे कि जब कभी कोई भी इस लाइन को पढ़े
तो उसको उसकी ग्रेविटी समझ में है कि भले ही ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि गवर्नेंस में होनी ही होनी चाहिए। तो किसी भी पार्टी की गवर्नेंस अच्छी है या बुरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिक है, ये कैसे पता चलेगा? जहां पर जिसकी गवर्नेंस में डीपीएसपी से ज्यादा पॉलिसीज बन रही हो, यानी कि इन प्रिंसिपल्स जो आपके जिसकी गवर्नेंस में दिख रहे हो, समझ लीजिए उसकी गवर्नेंस ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन। ठीक, तो आर्टिकल 37 एक तरफ तो ये कहता है कि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। उसका कारण क्या है? उस समय रिसोर्सेज की कमी, उस समय माहौल की कमी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और दूसरी तरफ ये क्या कहता है? दूसरी तरफ ये कहता है कि ये हमारी गवर्नेंस में फंडामेंटल होंगे। फंडामेंटल का क्या कह रहा है कि एक तरफ तो ये कि हमें इसको कोर्ट से इन्फोर्स कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने फंडामेंटल बोल दिया तो थोड़े दिन बाद जो है वो लोग इसी हिसाब से वोट करेंगे, तो वो अपने आप ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सरकारें हैं वो उसको इनकलकेट करेंगी। यहां से एक बहुत बड़ी बात आती है, वो क्या? Our constitution does not believe in punitive measures. Our constitution does not believe in punitive measures, but it advocates for promotive measures. कितने लोग को पहले तो ये लाइन समझ में आई? Our constitution does not advocate for punitive measures, but it क्या था? Protective measures. So what is punitive measures? पनिशमेंट, कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोर्ट में आपके खिलाफ केस हो जाएगा। Okay. अगर आपने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम कोर्ट चले जाएंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट, फिर वहां पे केस चलेगा और ये हो जाएगी। ठीक है, दैट इज प्यूनिटिव मेजर। प्यूनिटिव मेजर तो लाइन एग्जैक्टली क्या थी? आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, शब्द बोला था मैं भूल गया, Does not follow punitive measures. अच्छा हाँ, our constitution does not follow punitive measures but advocates for promotive measures। इसको जरा डाल दो भाई ग्रुप में, अच्छी लाइन निकल आई है, हम ही डाल देते हैं। जनता ऐसे लिखेगी या क्वेश्चन लिखेगी इस पर? मैं वही लिख रही थी अभी। हाँ तो लिख दो। ठीक, our constitution does not follow punitive measures but it advocates for promotive measures। इसका मतलब क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो इट वोंट बी इनफोर्सेबल। मतलब अगर हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट ना करें तो हमको आप कोर्ट में जो है वो सू नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन चूंकि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस में, तो किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस का आइडियली रिव्यू कैसे होना चाहिए? उसका रिव्यू होना चाहिए इसी से कि डीपीएसपी के कितने हिस्से को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सरकारें ऑब्वियसली दे वुड